So in the previous part, we studied how the France transformed into a republic. Initially, it was a monarchy system. Then it changed into a constitutional monarchy. And after that, it became a republic. रिपब्लिक बनने के बाद जो आपने पढ़ा था जैकोबिन क्लब था, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है पार्ट 2 में, वो जैकोबिन क्लब इस रिपब्लिक के अंदर डोमिनेटिंग पोजीशन में था। यानी जो हमारी नेशनल असेंबली थी वो अब खत्म हो गई और उसकी जगह पर कन्वेंशन का रूल स्टार्ट हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के समय पर नेशनल असेंबली रूल कर रही थी। नेशनल असेंबली लेजिस्लेटिव का रोल प्ले करती थी और साथ ही साथ किंग और मिनिस्टर्स को कंट्रोल भी किया करती थी। फिर बाद में जब लुईस 16 को मार दिया गया और उसके बाद वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को खत्म करके रिपब्लिक को स्टैब्लिश किया गया, तो वहां पर दोबारा से इलेक्शंस हुए और इस इलेक्शन में जैकोबिन क्लब के बहुत से मेंबर्स जो हैं इलेक्ट होकर के जीते और इलेक्ट हुए, और उसके बाद उन लोगों के हाथ में जो है सरकार की कमान आ गई, या ये कहें कि वो डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गए। नेशनल असेंबली को खत्म करके अब वहां पर कन्वेंशन नाम से जो ग्रुप था, या ये कहें कि जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उनका ग्रुप था, वो अब सरकार को कंट्रोल कर रहा था। यही कन्वेंशन सारी स्टेट की पावर्स को एक्सरसाइज करता था। इसके बाद जो कन्वेंशन था उसने एक कमिटी बनाई थी, पब्लिक सेफ्टी कमिटी, या कहें कि कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। ये एक कमिटी वहां पर बनाई गई थी और सही मायनों में यही उस समय फ्रांस पर कन्वेंशन रूल के दौरान कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी ही रूल कर रही थी फ्रांस को। और इस कमिटी का जो हेड था वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। नहीं आ रही है, आवाज नहीं क्लियर आ रही है? नहीं आ रही है। So France was ruled by Committee of Public Safety और इसका हेड मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था, जो कि जैकोबिन क्लब का हेड था, लीडर था, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। रॉबेस्पियर ने, अब क्योंकि उसके हाथ पे कंट्रोल था, उसने सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट की पॉलिसी को अपनाया और इसीलिए इसको हम लोग द रेन ऑफ टेरर कहते हैं। उस दौरान जबकि रॉबेस्पियर के हाथ में पावर थी, उस टाइम को द रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। ये रेन ऑफ टेरर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय रॉबेस्पियर ने सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट की पॉलिसी अपनाई। इसके अंदर जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन उसको लगता था कि ये रिपब्लिक का एनिमी है, मतलब फ्रांस में जो रिपब्लिक सिस्टम चल रहा है उसका ये एनिमी है, उसको क्रिटिसाइज करता है, उसकी बुराई करता है, रॉबेस्पियर की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करता था, ऐसा किसी भी पर्सन की अगर उसको खबर लग जाती थी तो वो उसको तुरंत अरेस्ट करवा लेता था, जेल में डलवा देता था और फिर उसको ट्राई किया जाता था। ट्राई करने का मतलब होता है उस पर मुकदमा चलाना, मुकदमा चला करके, जैसे कोर्ट में मुकदमा चलता है, तो उसके लिए उसने ऐसे लोगों के लिए जो कि रिपब्लिक के एनिमी होने के नाते अरेस्ट किए जाते थे, उन लोगों के लिए एक अलग से उसने रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल बनाया था। इस रेवोल्यूशनरी ट्राइबल में उनको ट्राई किया जाता था मतलब उन पर केस चलाया जाता था, मुकदमा चलाया जाता था, और अगर वो दोषी पाए जाते थे, अगर उन पर जो
आरोप लगा है देशद्रोह का या रिपब्लिक के खिलाफ षड्यंत्र करने का या रॉबेस्पियर की पॉलिसीज को ना मानने का, तो ऐसे लोगों को गिलोटीन कर दिया जाता था। गिलोटीन करने का मतलब होता था, गिलोटीन बेसिकली एक डिवाइस थी, हम आपको दिखा देते हैं डिवाइस। गिलोटीन एक डिवाइस होती थी, ये है वो डिवाइस, दिख रही है स्क्रीन पर? क्या आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं? ओके, यस सर। इस डिवाइस के थ्रू लोगों को मार दिया जाता था, ऐसे लोगों को जो रिपब्लिक के खिलाफ षड्यंत्र करते थे, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करते थे रॉबेस्पियर के टाइम पर। यहाँ पर ये जो जगह आपको दिख रही है, इस पर उनका हेड फिक्स किया जाता था, फंसा दिया जाता था, उनका धड़ दूसरी तरफ होता था, सर इसके बीच में ऐसे फंसा दिया जाता था गर्दन से और टाइट कर दिया जाता था। उसके बाद ऊपर ये ब्लेड लगी हुई है, इस ब्लेड के थ्रू ये ब्लेड उनके ऊपर ड्रॉप कर दी जाती थी, ये ब्लेड ऊपर खींची हुई रहती थी, फंसी हुई रहती थी, फिर उसको छोड़ दिया जाता था। तो जब ये ब्लेड नीचे गिरती थी तो उस व्यक्ति का सर जो यहाँ पर फंसा हुआ होता था, उसका सर अलग हो जाता था और वो मर जाता था। तो ये वहां पर सजा देने का, मारने का तरीका था। इसको गिलोटीन, क्योंकि इसको इजाद, इस डिवाइस का जो इजाद किया था, इन्वेंशन किया था, वो प्रोफेसर गिलोटीन ने किया था, इसलिए इसको गिलोटीन करना कहा जाता था जब किसी को इससे मारा जाता था। तो अब देखिए, तो अगर कोर्ट में, अगर रिवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल में उसको दोषी पाया जाता था, उस पर जो आरोप लगे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को गिलोटीन कर दिया जाता था। तो हमने पढ़ा दैट रेन ऑफ टेरर 1793 से 1794 के बीच फ्रांस में था। ये वो समय है जबकि कन्वेंशन जैकोबिन क्लब की मदद से, या ये कहें कि कन्वेंशन रूल कर रहा था, जिसमें कि जैकोबिन क्लब डोमिनेटिंग पोजीशन में था। ज्यादातर मेंबर्स कन्वेंशन में जैकोबिन क्लब के ही थे। इसमें कन्वेंशन ने एक कमिटी बनाई हुई थी, कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, जिसका हेड था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जो कि जैकोबिन क्लब का हेड था। रॉबेस्पियर ने बहुत ही सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट की पॉलिसीज अपनाई थी, और इसीलिए इस समय को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है, यानी कि आतंक का राज कहा जाता है। लोगों में बहुत आतंक का माहौल बन गया था इसकी वजह से, क्योंकि हमने देखा कि अगर कोई भी रिपब्लिक के खिलाफ षड्यंत्र करता हुआ मिलता था, रेवोल्यूशन करने की कोशिश करता था, उसको रिपब्लिक का एनिमी माना जाता था और उसको बंदी बना करके, अरेस्ट करके रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल पर में उस पर केस चलाया जाता था, और अगर वो उसमें दोषी पाया जाए, गिल्टी साबित हो जाता था, तो उसको गिलोटीन डिवाइस से मार दिया जाता था। रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट ने बहुत से लॉज ऐसे इशू किए थे जिसमें मैक्सिमम सीलिंग वेजेस और प्राइसेस तय कर दिए गए थे। ऊपर तो हमने पढ़ा कि उसने रेन ऑफ टेरर कैसे स्टैब्लिश किया हुआ था, हजारों लोगों को उसने बंदी बना करके और गिलोटीन कर दिया था, क्योंकि उसको ऐसा महसूस होता था कि ये लोग रिपब्लिक के दुश्मन हैं, या सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, या रेवोल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा रॉबेस्पियर ने कुछ और भी कड़े कदम उठाए थे। ये कदम समाज में इक्वालिटी लाने के लिए, सोसाइटी में इक्वालिटी लाने के लिए उसने उठाए थे, उनके बारे में भी मेंशन किया हुआ है। पहला कदम उसने जो उठाया था वो ये था कि मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइस लगा दी। इसका मतलब ये कि कोई भी जो मजदूर होगा उसको मैक्सिमम कितना पैसा दिया जाएगा, 100 रुपए, 200 रुपए, जो भी उसने तय किया, उससे ज्यादा पैसा उसको नहीं मिलता था। और दूसरी चीज, प्राइसेस पर भी सीलिंग लगा दी कि अगर उसने कह दिया कि ब्रेड 10 रुपए की बिकेगी तो 10 ही रुपए की बिकेगी, उससे ज्यादा वो कोई नहीं बेच सकता शॉपकीपर। तो वेजेस कितने मिलेंगे और कितने प्राइस पर कोई चीज मिलेगी, इन दोनों पर ही उसने मैक्सिमम सीलिंग लगा दी, मतलब उससे ज्यादा पर ये चीजें नहीं बेची जा सकती थी। मीट एंड ब्रेड वर राशन, मीट और ब्रेड जो कि वहां का स्टेपल फूड हुआ करता था, उसको राशन कर दिया। राशनड वर्ड का मतलब होता है कि जब किसी चीज को एक सर्टेन अमाउंट में ही दिया जाए तो उसको कहते हैं राशनिंग। जैसे बहुत से लोग आप में से राशन की दुकानों के बारे में जानते होंगे, जो गवर्नमेंट की राशन की दुकानें होती हैं, जिसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन
सिस्टम कहा जाता है, सेंटर, वहां पर आप देखते हैं कि हर व्यक्ति को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि अगर एक राशन कार्ड पर 5 किलो गेहूं देना है तो 5 किलो मिल जाता है, 3 किलो चीनी मिलनी तो 3 किलो चीनी मिल जाती है, ये फिक्स्ड है, उससे ज्यादा किसी को नहीं मिलेगा। कि आपके पास अगर पैसा ज्यादा है तो आप ढेर सारा खरीद के ले जाइए, या किसी के पास अगर पैसा बहुत है तो वो 2 4 6 महीने का खरीद के इकट्ठे रख ले, ऐसा अलाउ नहीं था। हर चीज को, खासकर जो मीट और ब्रेड थे, इस पर खास नजर थी सरकार की, इसको राशन कर दिया गया था कि हर पर्सन को इससे ज्यादा ये राशन नहीं मिलेगा, ताकि सब लोगों को उपलब्ध हो सके, सारे लोग उसको खरीद सकें। और उस पर मैक्सिमम प्राइस भी तय कर दिया था कि इससे ज्यादा पर इसको नहीं बेचा जा सकता है। इस तरीके से उसने समाज में इक्वालिटी लाने की कोशिश भी करी। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन्स टू द सिटीज एंड सेल इट एट प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। अब जो पीजेंट लोग थे, उन लोगों को ये कहा गया कि आप, उनको इनफैक्ट फोर्स किया गया कि वो अपने जो अनाज हैं वो शहरों में ला करके बेचें, मजबूर किया जाता था जबरन कि वो शहर में ला करके उसको बेचे, क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन, जो शहरी पॉपुलेशन थी, उसको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी कि उनके पास खाने तक को चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती थी, जैसे कि हमने पहले देखा था। तो उस चीज को इंश्योर करने के लिए, सब लोगों को अनाज उपलब्ध हो जाए, इसको देखने के लिए उसने किसानों को फोर्स किया कि वो शहरों में ला करके उसको फिक्स्ड प्राइसेस पर, जो गवर्नमेंट ने फिक्स किए प्राइसेस, उस पर बेचे। और साथ ही साथ फूड ग्रेन्स को मिलिट्री के लिए, आर्मी के लिए उपलब्ध कराया जाए। आर्मी, क्योंकि लगातार उसके बाद से प्रशिया, ऑस्ट्रिया और कंट्रीज के साथ, बाद में ब्रिटेन भी इसमें शामिल हो गया, उनके साथ ये लड़ाई चलती रही, तो आर्मी को हमेशा किसी भी चीज की कमी ना हो उसका पूरा ध्यान रखा जाता था, और फूड ग्रेन्स की कमी ना होने पाए, इसलिए पीजेंट्स को फिक्स्ड रेट पर, सरकार के तय किए हुए दामों पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता रहा। ये सारी चीजें वो अपने हिसाब से तो सही कर रहा था कि हम समाज में इक्वालिटी लाएंगे, सबको राइट मिले, सबको खाने की चीजें मिल जाएं, इस तरीके से वो कर रहा था। लेकिन उसका जो मेथड था, ये कहें कि उसका इंटेंशन तो सही था, लेकिन उसका जो तरीका था उसको करने का, वो कहीं ना कहीं काफी खतरनाक साबित हुआ। कई लोगों को उसमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, बहुत से लोगों को गिलेटीन कर दिया गया, कई लोगों को जेल में बंदी बनाकर रखा गया। तो लोग खुद ही डरने लगे थे उससे कि इतना ज्यादा सीवियर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। पीजेंट्स वाला हमने पढ़ लिया। उसके बाद द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन। इससे पहले, रिपब्लिक आने से पहले, जो अमीर लोग थे वो अच्छी क्वालिटी के फ्लोर्स, ब्रेड्स का यूज करते थे। जो अच्छी क्वालिटी के ब्रेड, व्हाइट फ्लोर, जिसको मैदा कहते हैं, मैदे की ब्रेड खाते थे, महंगी मिलती थी वो कंपैरेटिवली, उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन रिपब्लिक के टाइम पर, जब कि रॉबेस्पियर का रूल था, उस समय पर सिटीजन्स को मना कर दिया गया कि ज्यादा महंगे वाले ये जो व्हाइट फ्लोर हैं वो अब कोई नहीं खाएगा, सभी को इक्वालिटी ब्रेड कंज्यूम करनी है। पेन डी एगलाइट उसको नाम दिया गया था, मतलब कि नॉर्मल जो कोर्स ग्रेन की जो फ्लोर की जो ब्रेड होती है, उसी को सब लोग इस्तेमाल करेंगे, ताकि सब बराबरी को महसूस कर पाए, आपस में बराबरी को महसूस कर पाए, इक्वालिटी लाई जा सके। हालांकि ये सारे मेजर्स काफी, अब कोई क्या खाना चाहता है क्या नहीं खाना चाहता, इस पर भी कंट्रोल करना ये तो सही नहीं था, बहुत से लोग इसको सही नहीं मानते थे, इसलिए बाद में इसका विरोध भी होगा इन सब चीजों का। लेकिन उसने ऐसे कदम उठाए समाज में क्वालिटी लाने के लिए, हालांकि उसका तरीका थोड़ा सा गलत लोगों की नजर में था। नेक्स्ट है, इक्वालिटी वाज आल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस्ड थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेसेस। लोग किस तरह से बातें करेंगे, कैसे एक दूसरे को एड्रेस करेंगे, एड्रेस करने का मतलब कैसे एक दूसरे को बुलाएंगे, इन सब चीजों को भी रॉबेस्पियर ने तय करना शुरू कर दिया था। उसकी सरकार ने इसको, इस पर भी नजर रखनी शुरू कर दी थी, और लोग एक दूसरे को एक जैसे ही एड्रेस करें, एक तरह से ही बात करें, बर्ताव करें, इसको भी इंश्योर करना शुरू कर दिया था। इसके लिए देखिए लिखा हुआ है कि सारे जो फ्रेंच मेन और वुमेन थे, वो उस एक दूसरे को सितोयन और सितोयने इस तरीके से बुलाते थे। मेन के लिए सितोयन और विमेन के लिए सितोयने। ये
इस फॉर्म में एड्रेस करते थे, इन वर्ड्स से एड्रेस करते थे। इसके पहले क्या होता था, फ्रांस में मेन को मजियर और विमेन्स को मैडम कह के बुलाया जाता था। और मजियर और मैडम बेसिकली जो नोबल्स वगैरह होते थे उन लोगों के लिए यूज किया जाता था। लेकिन उसने कहा कि इससे, क्योंकि इक्वालिटी इनइक्वालिटी झलकती है हमारे समाज में, इसलिए उसने मजियर और मैडम कहने का जो प्रचलन था वो खत्म कर दिया। और उसने कहा कि अब से सारे लोग, चाहे वो नोबल हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, सब एक दूसरे को सितोइन और सितोइनी कहेंगे। मेन है तो सितोइन कहिए, विमेन है तो सितोइनी कहिए, और किसी चीज से एक दूसरे को बुलाने की जरूरत नहीं है। तो ये इस तरह से उसने इक्वालिटी लाने के लिए ये सारी चीजें करी। चर्चेस पर भी उसने बहुत सख्ती से एक्शन लिया। चर्चेस की जो बिल्डिंग थी उनको उसने कब्जे में ले लिया अपने, और उसको आर्मी के बैरक्स और ऑफिस, सरकार के ऑफिसेस बनाने में इस्तेमाल किया। यानी बहुत से चर्चेस जो थे उनको खाली करा लिया गया। चर्च की जमीनें तो पहले ही जब्त करा ली गई थी, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी थी तभी। रिपब्लिक आने के बाद बहुत से चर्चेस को बंद करा दिया गया, वहां से फादर्स बिशप्स को निकाल दिया गया और उनको सरकारी दफ्तरों में काम दे दिया गया कि आप लोग अब पब्लिक ऑफिशियल्स की तरह काम करिए, आपका फादर का काम खत्म, आज से क्लर्जी नहीं है अब आप। और उनके चर्च के बिल्डिंग्स को उन्होंने जब्त करके वहां पर आर्मी के बैरक्स बना दिए और सरकारी दफ्तर बनाने में इस्तेमाल कर लिया। रॉबेस्पियर बहुत ज्यादा ही रिलेंटलेसली अपनी पॉलिसीज को फॉलो कर रहा था, यानी जो उसकी पॉलिसीज थी उनको लागू करने के लिए बहुत ज्यादा कड़े कदम उठा रहा था, जिसकी वजह से उसके खुद के सपोर्टर काफी डर गए। जो लोग शुरू में रॉबेस्पियर के सपोर्टर थे वो भी उसके इस खतरनाक रूप को देखकर डर गए कि ये तो बहुत ही खतरनाक तरीके से लागू करा रहा है, जरा से भी किसी पे शक हो जा रहा है या जरा से भी कोई इसको क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसको वो गिलेटीन करवा देता है। लोगों को ये तक पाबंदी लगा दी कि वो क्या खाएंगे और कैसे एक दूसरे को बुलाएंगे। इस चीज पर भी कंट्रोल कर रहा है कि चीजें लोग कैसे कहाँ पर बेचें, कितने दाम पर बेचें, यानी पूरी तरीके से सख्ती उसने इख्तियार करी हुई है। तो लोग उससे काफी ज्यादा, उसके खुद के सपोर्टर्स काफी डर गए थे और उन्होंने भी मॉडरेशन डिमांड करना शुरू कर दिया। डिमांड मॉडरेशन का मतलब है उन्होंने खुद ये डिमांड करना शुरू कर दिया कि अब इतनी सख्ती की जरूरत नहीं है, हमें कुछ रिलैक्सेशन दे देना चाहिए। फाइनली जब इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हो गई तो उसी की सरकार के लोगों ने ही, उसी की सरकार ने ही उसको बंदी बनवा लिया और फिर 1794 में उसको अरेस्ट करके गिलेटीन कर दिया गया। मतलब उस व्यक्ति को जिसने हजारों लोगों को गिलेटीन पर चढ़ाया, फाइनली उसको भी कोर्ट में बंदी बनाकर सजा दी गई और उसको भी गिलेटीन कर दिया गया, उसको भी गिलेटीन से मार दिया गया। इस तरीके से रॉबेस्पियर का जो रेन ऑफ टेरर था वो खत्म हो जाता है जुलाई 1794 में। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको कोई डाउट है। So the third part of French Revolution is the Reign of Terror. Reign of Terror started in the year 1793 and it continued until the year of 1794. In fact, July 1794. This is called the Reign of Terror because the government in during this time or this era adopted the policy of severe control and punishment. We know that after the uh, execution of Louis XVI, the government transformed into a republic. Earlier, it was a constitutional monarchy, but after the king was executed, it turned into a republic, and the new elections were held where every man who had acquired or attained the age of 21 years was allowed to vote. Now, the government which was elected here was named as convention. This convention was led by, or we can say dominated by, the Jacobins Club, about which we studied in our last lecture. Now, this convention made a committee which was called the Committee of Public Safety, and it was headed by their leader, Maximilien Robespierre. Robespierre followed a policy of severe control and punishment.
And that is why this era, this time is called the Reign of Terror. Because during this time, Robespierre followed severe control. It means that he tried to control each and every aspect of society. And punishment means if any slight mistake was done by any citizen, or if you found anyone guilty of making any uh, treason against the state, then he immediately guillotined them. All those who he saw as being enemies of the republic, means if he found that someone is trying to conspire against the state or the government, he immediately arrested them, imprisoned them, and there was a special tribunal which was established to try such persons. Means those who were arrested against the charge of conspiracy, they were arrested and imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal which was specifically established to try such persons. And if they were found guilty, they were guillotined. Guillotined means they were killed using a guillotine. Guillotine is a device which was used for killing people. And Robespierre's government issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices. Means the government decided the maximum ceiling prices and wages. It means that what amount of wage will be paid to each and every labor was fixed, the maximum amount, and also the prices of the product were fixed. No one could sell a product more than the prices which were fixed by the government. Now, meat and bread were rationed. Rationing means that each and every individual was allowed to get a certain amount of meat and bread. They could not get more than that amount. So the meat and bread, which were the staple food of society in France, these were rationed so that each and everyone could avail these services or these products. Peasants were forced to transport their grains to the cities and sell it at prices fixed by the government. Means the peasants who used to live in the countryside, they were forced that their grains must be sold in cities, because most of the population at that time lived in cities, and they faced the problem of crisis or shortage of food stuff. So the government forced these peasants to sell their grains in the cities and at the prices which were fixed by the government. Now, Maximilian Robespierre also controlled what the people were supposed to eat. In fact, he forbade the use of white flour. The use of more expensive white flour was forbidden. Earlier, the rich people used to eat expensive white flour, which was of good quality, of higher quality. But during this time, Robespierre forbade the use of this white flour, and he asked all the citizens to eat the equality bread, which was known as pain d'egalite. It was a coarse grained bread which was allowed to be eaten by all the citizens so that equality could be brought in action, in practicability. Equality was also sought to be practiced through forms of speech and addresses. Earlier, the nobles or the rich people were normally addressed by using the words Monsieur and Madame. Monsieur for the men and Madame for women. But after this republic, or during the era of Reign of Terror, all the people were asked to address each other using these two words, citoyen and citoyenne. Citoyen for the men and citoyenne for the women. It means citizens. Now the churches were shut down and their buildings converted into barracks or offices. Churches were closed. Now these bishops and the clergies were asked to act as a public officials, and their church buildings were confiscated and they were converted into barracks for military or government offices.
Robespierre pursued his policies relentlessly, and even the supporters, even the people who supported him earlier, were now demanding moderation. It means that they demanded that there must be some relaxation in the policies, and it must not be this much strict. Finally, Robespierre was convicted in July 1794, and he was guillotined. And this is how the era of, or the reign of terror, comes to an end. अगर आपको अभी इसमें कुछ पूछना है